शुरू में टाइम में परिवर्तन होता तो कुछ भूल जाते हैं, तो पुराना वाला समय ही मान के चलते हैं। चलिए, ऑनलाइन अभी हमारे मित्र कनेक्ट नहीं हो पा रहा, तो क्लास हम शुरू करते हैं बेटा। वीडियो उपलब्ध रहेगी, वो देखते रहेंगे। बहरहाल हम लोग फंडामेंटल राइट पे कहाँ है बेटा? समानता के अधिकार पे है। तो समानता का जो अधिकार था वो कहाँ से कहाँ तक था बेटा? हाँ, ये भी याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल सिर्फ ये पूछेंगे कि अनुच्छेद 16 में वर्णित अधिकार किस प्रकार का है, किस श्रेणी का है। तो आजकल ये भी हो रहा है, खाली श्रेणी पूछ ले रहे हैं। जैसे पूछेंगे 29 में वर्णित जो मूल अधिकार है वो किस श्रेणी का है, क्या उसमें लिखा है वो नहीं पूछेंगे। तो श्रेणी भी समझना बहुत जरूरी है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं बेटा, चर्चा करके आगे बढ़ रहे हैं। जैसे मैंने कहा था कि जो हमारा मूल अधिकार था वो 7 प्रकार का था। अभी कितने प्रकार का बचा? 6। तो 7 कौन कौन था वो देख लेते हैं, 6 कौन कौन बचा वो देख लेते हैं। तो एक तो यही था बेटा आपका, हाँ, समानता का अधिकार। अगला, भाई हमें याद नहीं, आप ही के भरोसे हैं, तो सोच समझ के बताइएगा। अगला, हाँ, स्वतंत्रता का अधिकार है। कंफर्म है ना भाई? अगला है? नहीं नहीं, तीसरा कौन सा है? श्योर हो? नहीं होगे तो हमारा सब चौपट होगा। शोषण का अधिकार, अच्छा, very good। हाँ, शोषण के, हाँ, शोषण का अधिकार थोड़ा ही होगा, विरुद्ध अधिकार। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। धार्मिक स्वतंत्रता, चलो, वेरी गुड। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, वेरी गुड। छठवां, अच्छा, जो मूल था हम उसकी बात कर रहे हैं, कौन सा था बेटा? वेरी गुड। चलो, शार्ट में लिख रहे हैं, संपत्ति का अधिकार। सातवां, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वेरी गुड। संवैधानिक, हाँ, ये भी थोड़ा नजर रखना है बेटा, क्योंकि ये सब कहीं से क्वेश्चन हो सकता है। अरे वो हर जगह से हो सकता है जहां भूल सकते हैं। संक्षेप में लिख दिया मैंने। तो जाहिर सी बात है, जो मूल अधिकार है बेटा वो कुल अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। तो ये सारा डिमार्केशन इसी के बीच में हुआ होगा। तो देखते हैं कहां से कहां तक है। तो ये है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। 18 हो ही गया, तो जाहिर सी बात है ये 19 से शुरू होगा अनुच्छेद 22 तक। 23, सॉरी, 2 ही अनुच्छेद है बेटा, 23 और 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार स्पष्ट है, 25 से शुरू होगा 28 तक। इसमें फिर 2 अनुच्छेद हैं, 29 और 30। इसमें सिर्फ एक अनुच्छेद था, 31, और इसमें एक अनुच्छेद है, 32। बाकी और हैं भाई, 35 तक जाना है तो 33, 34, 35 भी है, और 12, 13 भी है। तो कहीं 12, 13 और 33, 34, 35 तो नहीं दिख रहा है, उसमें भी कुछ होगा। इसे और यहां से 19(1)(च),
ये दो चीजों को बेटा डिलीट कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 से। इसका तो एक क्लास हटाया गया था, बाकी तो पढ़ा ही हुआ है, 19(1) तो सब पढ़ा है, एक क्लास हटा, लेकिन ये पूरा हट गया बेटा। तो जाहिर सी बात है छठवां नंबर गायब है, आज भी गायब है, लेकिन संख्या अब 6 ही हुई भाई, 5 और फिर 7, तो संख्या कुल मिला के तो 6 ही हुई। छठवां गायब हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि सातवां वाला शिफ्ट होकर 6 पे चला आया, नहीं नहीं, सातवां जहां है वही है, अनुच्छेद जो उसका है वही है, बस अनुच्छेद 31 डिलीट हो गया, हमारे संविधान में अब नहीं है। क्लियर है बेटा? तो हम लोग इसी पे बात कर रहे हैं। 14 हो गया बेटा, 15 पे आइए, लिखें। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, लिंग माने जेंडर, जन्म स्थान, जन्म स्थान। फिर से देखें, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर राज्य व्यक्तियों में विभेद नहीं करेगा। तो आया ना शब्द व्यक्ति, तो किसके लिए है ये? सबके लिए, सबके लिए है, कोई विभेद नहीं करेगा। अच्छा देखो, एक चीज आपको हम बताए नहीं बेटा, तो थोड़ा सा उस पर हम बात कर लेते हैं। जैसा कि मूल अधिकार हमने कॉपी किया यूएसए के संविधान से, तो पता ही है आपने, यूएसए के संविधान की परेशानी यह है कि उन्होंने मूल अधिकार को अबाध लिख दिया, क्योंकि उन्होंने उसको प्राकृतिक अधिकार माना, और प्राकृतिक अधिकार मतलब अब अबाध है, उसे अब कोई रोक नहीं सकता, जो जैसा है वैसा ही है, जिसका खामियाजा अमेरिका आज तक भुगत रहा है। और जैसे एक दिन मैंने बताया था आपको कि वहां बंदूकें रखना फंडामेंटल राइट है, अमेरिका में गन रखना मौलिक अधिकार है, तो सरकार उसको रोक नहीं लगा सकती, इसीलिए वहां लाइसेंसिंग पॉलिसी भी नहीं है। कुछ नाम्स एंड कंडीशन हर देश में होते हैं, वो हैं, जैसे 14 साल से कम उम्र का व्यक्ति वेपन नहीं खरीद सकता। अब इसकी परेशानी ये हो गई कि अमेरिकन सबसे ज्यादा अपने ही बंदूकों से मरते हैं। अरे अभी आज हम पढ़ा रहे हैं, हो सकता है शाम तक एक सूचना आ जाए कि अमेरिका के फलाने चौराहे पे फलाने बिल्डिंग में गोलीबारी हुई, 11 लोग मारे गए। अरे इतने तो हमारे यहाँ आतंकवादी घटनाओं में नहीं मारे जाते जितना अमेरिका में लोग अपनी बंदूकों से मारे जाते हैं। भाई देखो, मानसिक दशा मनुष्यों की धरती पे बड़ी विचित्र हो रही है आज के दौर में। भाग दौड़ आपादापी की जिंदगी है सबकी। इंडियंस तो फिर भी बड़े राहत में है। अमेरिका में जाके देखो तो 16-16, 18-18 घंटे काम करते हैं। 16-18 घंटे काम करने के बाद आदमी आदमी रह जाएगा। हमारे यहाँ 8 घंटा काम है, उसमें भी बड़ी ऑटोनॉमी है। प्राइमरी की नौकरी अगर देखें तो मोटा मोटा 8 घंटे मान के चलो, लेकिन अगर 8 घंटे जिस दिन चलेगा उस दिन सरकार और देश को इतना बड़ा एहसान किए कि पूछो। 18 घंटे काम करना रहेगा तो, क्योंकि अमेरिका वगैरह में सब पूंजीवादी राष्ट्र है ना बेटा, तो निजी लोगों से उनको काम कराना, आपका खून निचोड़ लेंगे, फोकट में एक ढेला नहीं देंगे, तो काम भी करना पड़ता है, कंपटीशन भी होता है। तो मानसिक तनाव, मानसिक स्ट्रेस बहुत होता है, मेंटल स्ट्रेस बहुत होता है, जिसका परिणाम ये होता है कि छोटी छोटी बातों पे बहुत गुस्सा लग जाता है। और किसी भी कारण को लेके, अच्छा बंदूकें इतनी शानदार हैं, 1 मिनट में 800-800 गोलियां फायर कर देती। 600-800 राउंड फायर करने वाली बंदूकें जो 1 मिनट में 800 गोली भर दे। एक बच्चा बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, कहा सर उसमें 800 गोलियां भरी जाती? गलत समझ ली, 800 गोली नहीं भरी जाती,
फायरिंग स्पीड इतनी है, उसमें अगर 25 गोली भी भरी जाती है तो 800 प्रति मिनट के हिसाब से फायर कर देगी। तो आप कैलकुलेट कर लो, 25 गोली निकलने में मुझे लगता है 3-4 सेकंड का समय लगेगा। तो जब तक आप ट्रिगर दबाएं और जब तक आप सोचे कि हम गलत कर रहे हैं, तब तक तो खेल ही हो गया। छोटे छोटे बच्चे वहाँ बहुत क्राइम कर देते हैं। अभी तो हर विद्यालय में बच्चों के लिए कैंप वगैरह लग रहे हैं ताकि बच्चों को समझाया जाए। अच्छा, बच्चे हैं हमारे यहाँ भी है, आपके यहाँ भी है, देख ही रहे हैं। ये 8th 9th 10th वाले ये बहुत बदमाश होते हैं, है ना। नहीं, दो कारण है, अब वो बड़े हो रहे हैं तो उनके अंदर कुछ सामाजिकता आने लगती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। जैसे वो गैंग बनाने लगते हैं, वो गिरोह बनाने लगते हैं, उनके अंदर ईगो आने लगता है। हाँ, वो है, और उनको लगता है कि हम बड़े हैं और हमारी बात हर कोई क्यों नहीं सुन रहा। तो भारत में थोड़ा ही है, एवरीवेयर है। हमारे यहाँ तो सड़क पे मार पिटाई करके निपटा देते हैं मामला, वहां बढ़िया से निपटता है। वहां तो बच्चे घर गए ना अपने पापा के लिए ऑटोमेटिक राइफल और रखे बैग में, आके निपटा दिया सब, और टीचर को भी निपटा दिया। यही नारायण पढ़ा रहा था जिसकी वजह से ये सब हुआ। तो वो उनकी अलग दशा है, लेकिन अमेरिका चाह के भी उसको रोक नहीं पाता। भारत में लाइसेंस लो ना, भारत में हथियार खरीदो, विधिक ढंग से अगर भारत में आपको हथियार खरीदना है तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ जाएगा कि लाइसेंस कैसे मिलता है। नाकों चने चबाने पड़ जाएंगे भैया। और यहाँ तो एक मेडल जैसा होता है कि लाइसेंस ले लिया, जैसे कोई मेडल मिल गया आपको। तो जाहिर सी बात है, हमारे यहाँ हथियार का क्या दुरुपयोग करेंगे। हाँ, हमारे यहाँ तो ये आलम है ना कि लाइसेंसी हथियार अगर आपने निकाल लिया और तान दिया किसी पर, तो गया लाइसेंस आपका। वो एफआईआर कराएगा कि ये हमारे ऊपर बंदूक ताने, बस खत्म कहानी। हाँ, बल्कि अवैध वाले हैं वो सही है है ना। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि अमेरिका बिलबिला रहा है, अमेरिका रो रहा है। बराक ओबामा रोने लगे मंच पे। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। एक बहुत बड़ी घटना हुई, लगभग 22 बच्चे मारे गए एक स्कूल पे। मंच पे भाषण देते समय उनकी आंखों से आंसू निकल गया कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूं और ये क्या हो रहा है अमेरिका में, हमारे बच्चे हमारी बंदूकों से मर रहे हैं और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कोई लाइसेंसिंग पॉलिसी बना ही नहीं पा रहे हैं, बना भी नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया वो फंडामेंटल राइट है और अमेरिका के संविधान का संशोधन बहुत मुश्किल है। जब तक सारे के सारे राज्य सहमत नहीं हो जाएंगे, एक भी राज्य ने अगर विरोध कर दिया, तो अमेरिका के संविधान में कोई संशोधन हो ही नहीं सकता। समझ पा रहे हैं बेटा? नहीं कर पा रहा है। तो हमने अमेरिका से कॉपी तो जरूर किया, लेकिन अमेरिका की परेशानियों को नहीं कॉपी किया, क्योंकि हमने देख लिया था ना। देखो, एक कहावत है बेटा कि जब आप पहली पहली बार कोई काम करते हो, फर्स्ट टाइम, तो आप उस काम के खतरों से वाकिफ नहीं होते, आपके पास उस काम का कोई अनुभव नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे हम काम करते हैं तो उस काम के खतरे भी हमारे सामने आते रहते हैं, और भविष्य में जब हम वो काम करते हैं तो उन खतरों से वाकिफ रहते हैं और उसे बच के निकल जाते हैं। बोल नहीं रहे। बच्चे जब टीनेजर एज में बाइक वाइक चलाना सीखते हैं ना, देखा होगा आपने, तो बहुत जोर जोर से चलाते हैं। देखो सड़क पे इतनी भयानक स्पीड की पूछो मत। उम्र बढ़ने के साथ साथ मैंने सुना है स्पीड घटती जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे बाइक और कार की स्पीड, कुछ इक्का दुक्का अपवाद हर जगह है, उसमें कोई शक नहीं है। ऐसा क्यों? अनुभव। क्योंकि अभी उस बच्चे को आनंद नहीं मिल रहा है। एक आध बार मिल जाएगा आनंद, और जब मिल जाएगा तो फिर स्पीड कम हो जाएगी। हाँ, क्योंकि सड़क पे कब कुत्ता आएगा, कब सुअर आएगी, कब आदमी सुअर बन जाएगा, कोई भरोसा नहीं, है ना। तो भिड़ जाएंगे आप। आपको क्या लगता है सड़क ऐसे ही खाली रहती है? अचानक कोई चीज प्रकट हो जाएगी सड़क पे, ट्रैफिक के सारे रूल्स रेगुलेशन को ठेंगा दिखाते हुए, फिर आप धड़ाम हो जाओगे, धरती पे कोई नहीं बचेगा। एक बार मेरा एक्सीडेंट हो गया सड़क पे। तो एक्सीडेंट खाली आप ही की गलती से थोड़ा ही होता है, एक्सीडेंट तो सामने वाले की भी गलती से होता है।
तो खैर मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो मैं डॉक्टर के पास गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब कैसे चला जाए सड़क पे। आखिरकार मैं तो बड़ी सावधानी से चलता हूं, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट हो गया। कोई उपाय है सड़क पे चलने पे जिसमें दुर्घटना ना हो? तो उनका एक उपाय है, जब सड़क पे चलिए तो जितने चलने वाले हैं सबको मान के चलिए अंधे हैं, ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल यही है कि अब ऐसे अगर आप मान के चलोगे तब तो चल चुके सड़क पे भैया, कौन से स्पीड से चलोगे। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि बार बार जब आप किसी कार्य को करते हो तो आप फिर उस कार्य के अनुभव को लेते हो, खतरों को समझते हो, और सब कुछ ठीक हो जाता है। छोटे बच्चे होते हैं जो किड्स होते हैं ना, 4 साल 5 साल के, वो बहुत नॉटी होते हैं बच्चे। तो वो घूमते रहते हैं घर भर में, कभी कभी तो सड़क सड़क के चलते हैं, कभी कभी दीवार पकड़ पकड़ के या कुछ भी करके वो चलते रहते हैं घर में। वो उनको बड़ा मजा आता है घूमना और हर चीज को देखना, निरीक्षण करना, क्योंकि हर चीज उनके लिए नई है, कौतूहल है। उनको ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई चीज सस्ती है कि कोई चीज महंगी है। वो ग्लास अगर कहीं टेबल पर रखी है और पहुंच गए तो ग्लास को तोड़ेंगे पक्का, वो उठा के निरीक्षण करेंगे फिर वहां से छोड़ देंगे। क्यों? अनुभव नहीं, पहली पहली बार। बिजली का लाइव तार अगर कहीं लटका हुआ है वो जाके पकड़ लेगा। जलती हुई चीजों के करीब बहुत तेज भागते हैं, है ना? क्यों? पहली बार आनंद नहीं आया है अभी। तो इसलिए साइकोलॉजिस्ट कहते हैं एक बार आनंद लेने दीजिए, नियंत्रित दशाओं में कंट्रोल करिए। आपके पास बहुत भाग रहे हैं ना, तो एक बार जाने दीजिए, और उसके बाद पलट के आपकी ओर देखेंगे नहीं वो, बिल्कुल तय जाने। तो जब हम पहली बार किसी कार्य को करते हैं बेटा, तो डेफिनेटली हम उसके खतरों से वाकिफ नहीं होते। आपको पहली बार यहाँ से अमेरिका जाना है फ्लाइट से, शायद फर्स्ट टाइम आप जा रहे होंगे, तो हो सकता है बहुत सी परेशानियां ऐसी आए जिसको आपको समझे कि हमको करके चलना चाहिए था। लेकिन दोबारा आप जर्नी करोगे ना, उस वक्त तैयारी के साथ यात्रा करो। भारत के साथ यही हुआ। भारत ने कहा कि देखो भाई, पहली पहली बार तो हम कोई काम करेंगे नहीं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से आज़ादी आज़ादी मिली है, सोच समझ के करेंगे। तो संवैधानिक प्रावधान भी हम लोगों ने वहीं वहीं से उठाया, जो प्रैक्टिकेबल था, जो चल रहा था, जो खतरे आने थे वो आ चुके थे। और भारत ने अमेरिका के खतरों को देखा था, महसूस किया था कि वहां तो नाक में दम कर दिया वहां के लोगों ने अमेरिका की सरकार की। अरे जब आपने कहा कि अमेरिका के किसी नागरिक को कहीं भी घूमने का अधिकार है, तो क्यों नहीं लिखा कि फलाने जगह नहीं घूमने का अधिकार है? तो घूमेंगे, व्हाइट हाउस में जाएंगे, अच्छा लग रही बिल्डिंग, इसी में घुसेंगे। हाँ, नहीं, कहां लिखा है कि नहीं जाएंगे? फंडामेंटल राइट है, बोलने का अधिकार है, कुछ भी बोलेंगे। बेचने का अधिकार है, आदमी बेच देंगे, किडनी बेच देंगे, कुछ भी बेचेंगे। भाई आपने जब नहीं लिखा है तो हम कैसे समझ लें कि क्या क्या रोक लगी है, क्या क्या रोक नहीं लगी है? इसलिए आप देखते हैं अमेरिका में बहुत कुछ बिकता है जो आपकी कल्पनाओं के परे है। वहां हर वह चीज बिक जाती है जिससे खरीदार हो सकते हैं। वहां बातचीत करने वाले लोग बिकते हैं। पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं? नहीं, जैसे अकेले बोर हो रहे हैं ना, कोई बतियाने वाला चाहिए, तो फोन करिए और एक पर्टिकुलर सेंटर पे, तो वहां से आपको बोला जाएगा कि सर बातचीत करने के लिए कोई चाहिए, तो कहेंगे हाँ। अच्छा, स्त्री चाहिए कि पुरुष चाहिए, तो बता दीजिए कै घंटा, इतना पे करिए, फिर बतियाने वाला आ जाएगा। भारत में तो मोहल्ले में एक से एक हैं बतियाने वाले कि आप खुद ही पागल हो जाओगे, भाग खड़े हो जाओगे कि भैया ये नाक पे दम कर दिए। हाँ बिल्कुल। तो वहां क्या नहीं बिकता बेटा? एवरीथिंग। वहां आपने सुना होगा कहीं बेबी सीटर्स। बेबी सीटर्स मतलब कि बहुत पेरेंट जो वर्किंग होते हैं, दोनों, भाई भारत में भी आप देख रहे हो समस्या हो ही रही है कि शहरों में माता पिता दोनों जो वर्किंग है, जॉब कर रहे हैं, तो फिर बेबी की बड़ी भारी प्रॉब्लम हो जाती है। छोटे बच्चे अगर हैं घर में तो उनको या तो माँ अपने साथ लेके अपने जॉब पे जाए, और जो बहुत हैक्टिक हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ माताएं ये सब मैनेज कर लेते हैं, उनके लिए वो हैक्टिक होता नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने किसी रिश्तेदार उश्तेदार को बुला लेते हैं कि भाई 2 4 घंटे इसको देखिए। अमेरिका में कोई रिश्तेदार उश्तेदार है नहीं, और है तो ये सब करेगा नहीं।
तो वहां तो एक ही मजबूरी है कि किराए का रिश्तेदार ढूंढो। वहां ढेर सारी फर्में बनी, वहां से लोग हायर करते हैं बेबी सीटर्स। तो वो बेबी सीटर कोई अलग से प्रोफेशन नहीं होता, बच्चे बच्चियां या कोई भी हाउस वाइफ या कोई भी हो सकता है, इसके पास 2 घंटे का समय है तो 2 घंटे पैसा कमा लेते हैं। बच्चे लोग भी कमा लेते हैं, बच्चियां भी कमा लेते हैं, कोई भी तो रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। फिर उनको कॉल आती है कि आप खाली हैं, 2 घंटे फलाने घर में जाके बेबी को हैंडल करना है, तो जाके हैंडल करेंगे, आपसे ठीक ठाक पैसा लेंगे। हमारे यहाँ भाई कुछ अपवादों को छोड़ दें तो अगर टिपिकल गांव में बेबी की बात करें ना, तो बेबी दिन भर गोद से उतरता ही नहीं, कभी इनकी गोद में, कभी चाचू की गोद में, कभी डिमा की गोद। और कुछ लोग परेशान रहते हैं कभी मेरी गोद में तो आया ही नहीं आज। ये इंडिया है बेटा, ये वो लोग हैं, वहां सब कुछ बिकने वाली चीजें हैं, क्योंकि दे आर टोटली प्रोफेशनल। उनको पैसा कमाना है, आप जो रिक्वायरमेंट बोलोगे वो बिकने के लिए तैयार है। हमारे यहाँ भी अब धीरे धीरे शुरू हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे पूंजीवाद की ओर हम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारे पॉकेट में सरप्लस आ रहा है, और जैसे हमारे पॉकेट में सरप्लस आ रहा है वैसे वैसे हमारी इच्छाएं बढ़ रही हैं, और आपकी इच्छाएं जैसे होंगी चीजें बिकने के लिए उपलब्ध हो जाएंगी। डिमांड जैसे ही होगी वैसे मार्केट सज जाएगी। अच्छा एक चीज बताओ, अन्यथा मत लीजिएगा, थोड़ा सा कुछ बातें कर ले आपसे। मेरा इरादा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कटाक्ष कर रहा हूं या कमेंट कर रहा हूं। आज की डेट में ब्यूटी पार्लर्स बहुत खुल गए है ना। कोई शादी वादी में कोई भी बच्ची जो जिसका विवाह हो रहा था बिना ब्यूटी पार्लर एक ब्यूटिशियन की मदद को नहीं जाती। तो मुझे लगता है आज से 50 साल पहले भी ये सब था। उस समय लोग सुंदर कहाँ होते थे, सुंदर होते ही नहीं थे। पद्मावती को लेकर इतना बवाल हो गया, ब्यूटी पार्लर से आती थी नहीं, खूबसूरत थी, नेचुरल ब्यूटी थी। अभी तो आजकल मैं देख रहा हूँ कहीं सोशल मीडिया उडिया पे तो बड़ा आश्चर्य होता है, वो चेहरों को अजीब अजीब तरह के चेहरों को ठीक कर देते हैं, डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं साहब। कोई भाप ही नहीं सकता कि वही आदमी था, सब कुछ कर देते हैं। क्यों? डिमांड है आपकी, आपकी डिमांड है तो डिमांड पूरा करने वाले तो आ ही जाएंगे। तो देखो क्या क्या डिमांड आती है आप ही लोगों के होश में, वो सारी डिमांड पूरी हो जाएगी। हाँ, भारत में कुछ जगहों पे लीगल इलीगल की एक लाइन खींची गई है, यूरोप यूरोप में वो लाइन नहीं है। वो ढेर सारे ऐसी कार्य हैं जो भारत में लीगल है, उनके यहाँ एकदम लीगल है, कहीं कोई बाधा नहीं है। तो दे आर टोटली प्रोफेशनल। तो भैया हमें लिखना था, हमें अपने कल्चर को देखना था, हमें अपने महान जनता को भी देखना था, कितने महान नागरिक है धरती के, कि अगर अमेरिका जैसे अधिकार इनको मिल गए थे तो पल भर में देश तबाह कर देंगे। वहां तो कुछ भी गनीमत रही थोड़ी सी, तो भारत ने कहा कि मूल अधिकार तो देंगे, आबाद नहीं देंगे, क्योंकि आपके हर मूल अधिकारों पर युक्त आधारों पर रीजनेबल कंडीशन में प्रतिबंध लगाया जाएगा। और एक बात बताऊं आपको, कभी कभी तो भ्रम भी होता है कि हमारे मूल अधिकार हैं भी कि नहीं, क्योंकि उस पर मूल अधिकार तो जो है सो है, उस पर इतने क्लासेस बने हुए हैं प्रतिबंधों के कि कहीं मूल ही खो जाता है। आपको पूरे भारत में कहीं भी सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, है ना, करके दिखाइए। और जेल न गए वहां से सीधे तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। आप जजी के मैदान में सम्मेलन करके दिखाओ और आ जाए अगर 3-4 लाख की भीड़, तो देखो आप जेल जाते हो कि नहीं। किसी भी सम्मेलन करने से पूर्व, कोई भी पब्लिक मीटिंग जिसमें भीड़ भाड़ ज्यादा आओ, जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति लीजिए, एप्लीकेशन दीजिए डीएम को और बताइए कि फलाने तारीख को हम यहाँ पे एक मीटिंग करने वाले हैं। और अगर ऐसा नहीं किया तो धरा रह जाएगा मूल अधिकार आपका। प्रतिबंध है, लोकल अथॉरिटी से आपको परमिशन लेनी होगी, ताकि लोकल अथॉरिटी ये समझे कि हम इस भीड़ को मैनेज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। यही आप डीएवी ग्राउंड में 2 करोड़ की भीड़ जुटाओगे, मान लीजिए आप 2 करोड़ लोगों को जुटा सकते हैं, यही 2 करोड़ की भीड़ जुटाओगे, जुट जाएगी, हाँ है स्पेस। पूरा शहर अस्त व्यस्त कर दोगे, पूरे शहर की कानून व्यवस्था ध्वस्त कर दोगे, और पूरे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त कर दोगे। इन आधारों पे आपकी मीटिंग को रोक दिया जाएगा, नहीं होगी आपकी मीटिंग। अरे हमारी आपकी कौन सी औकात है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग बनारस में वहां के डीएम ने रोक दिया।
प्रांजल यादव थे डीएम, उन्होंने कहा नहीं होगी मीटिंग आपके यहाँ। कहती ठीक है नहीं होगी। तो कहाँ गया आपका फंडामेंटल राइट? अन्ना हजारे की मीटिंग दिल्ली में हुई, बाबा रामदेव की नहीं हुई, कैसे कैसे भागे। तो मैं ये कह रहा हूं बेटा कि हमारे यहाँ जो मूल अधिकार हैं वो अबाध नहीं है, उन्हें अन्य आधारों पे जो उचित होगा वहां पे प्रतिबंध लगाए जाएंगे। अब कैसे लगाए जाते हैं ये हम आपसे बात करेंगे, थोड़ा सा तुलना कर लें बेटा, आगे तो बढ़ ही रहे। थोड़ा सा देख लो ये सब चीजें, 16 में क्या लिखा है, 17 में क्या लिखा है, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, वो तो लिखा ही है, हर जगह पढ़ लेंगे आप। तो थोड़ा सा देख लीजिए बेटा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और संविधान की अनुभूति जरूरी है बेटा, न कि तथ्यात्मक ज्ञान जरूरी है। तथ्यात्मक ज्ञान भी रहे, कोई बुराई नहीं है, लेकिन अनुभूति होना ज्यादा जरूरी है। तो थोड़ा सा देखो तो समझ में आएगा, आगे हम फिर चर्चा करेंगे। जैसे हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट है, बोले बेटा, और हमारे ही संविधान में डीपीएसपी, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। थोड़ा सा तुलना करते हैं बेटा ताकि आपका विजन क्लियर रहे, गड़बड़ न होने पाए। मूल अधिकार किसके हैं? व्यक्ति के, जनता के। यानी ये कह सकते हैं कि मूल अधिकार वास्तव में व्यक्तिगत अधिकार है, पर्सनल। हाँ या ना? कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लेना। मूल अधिकार पर्सनल राइट है, व्यक्तिगत अधिकार है, वो व्यक्ति के हो चाहे जनता के हो। क्लियर है? और ये नहीं, राज्य के अधिकार नहीं। और राज्य के क्यों अधिकार होंगे? राज्य के जो अधिकार हैं वो तो लिखा ही है संविधान में कि संसद होगी, फलाना होगी, धमाका होगी, ये होगा वो होगा। क्या है बोले? सामूहिक अधिकार है। बड़ी मजेदार बात है, ये क्या है बेटा? सामूहिक अधिकार है। ये ग्रुप के लिए, समूह के लिए अधिकार है। नीति से तत्वों की बातें जब भी राज्य करेगा तो उसमें किसी एक व्यक्ति को लाभ नहीं मिलेगा, समूह को लाभ मिलेगा। बोल नहीं रहे हैं, पढ़ेंगे हम लोग बेटा, है आगे वही चैप्टर है। तो एक तरफ व्यक्तिगत अधिकार है और एक तरफ सामूहिक अधिकार है। संविधान आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आया कि ये अधिकार न्याय योग्य नहीं है, जुडिशियबल नहीं है, न्यायालय में नहीं जा सकते, लेकिन है तो सामूहिक अधिकार ना। पंचायती राज व्यवस्था एक आदमी के लिए है, सामान्य आचार संहिता सभी के लिए होगी ना। इसका मतलब है नीति निश्चित तत्वों की बातों को यदि राज्य लागू करेगा तो उसमें किसी एक व्यक्ति को लाभ नहीं मिलेगा, समूह को लाभ मिलेगा। बोल नहीं रहे बेटा। अब जरा देखिए कि क्या इसमें आपको झगड़े की संभावना नहीं दिख रही? मैंने एक दिन कहा था कि कभी कभी व्यक्तिगत हित और सामूहिक हित आमने सामने हो जाते हैं। मैं एक उदाहरण से आपको समझा रहा हूं, अभी आगे पढ़ना है बेटा तो परेशान मत होइएगा। आपके यहां मूल अधिकारों में एक लिखा हुआ है आर्टिकल 25, धार्मिक सुंदरता का पहला अनुच्छेद है। क्या लिखा है बेटा? प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, आचरण करने, प्रचार करने, व्यवहार करने का अधिकार है। क्लियर है? प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, देखो धर्म सिर्फ पूजा पाठ की पद्धति नहीं है। जैसे हम लोग के दिमाग में है कि धर्म का मतलब एक पूजा पाठ करने का तरीका है, तो धर्म सिर्फ पूजा पाठ करने का तरीका नहीं है, धर्म वास्तव में जीने का तरीका है। क्लियर है बेटा? हिंदू धर्म सिर्फ पूजा पाठ का तरीका ही नहीं बताता, जीने का तरीका भी बताता है। इस्लाम सिर्फ पूजा पाठ की पद्धति नहीं बताता, वो पूरे जीवन पद्धति को बताता है। जैसे आपने देखा कि शादी कैसे होगी, विवाह कैसे होगा, फलाना कैसे होगा, धमाका कैसे होगा, सब कुछ बताता है ना। एक बात मुझे बताइए कि अगर आप अनुच्छेद 25 को लागू करोगे तो सब लोग अपने अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे, और प्रयोग क्या करेंगे? व्यवहार भी करेंगे।
और अगर आप आर्टिकल 44 को लागू करोगे, सामान्य आचार संहिता को लागू करोगे, तो क्या झगड़ा नहीं होगा? हाँ या ना कुछ बोलिए बेटा, कोई डाउट हो तो मैं हूं उपस्थित, बात करूंगा आपसे। नीति निषेध तत्वों का अनुच्छेद 44 कहता है कि सबके लिए एक जैसी कानून होना चाहिए। सामान्य आचार संहिता, अभी मैंने सुना कुछ प्रदेश तैयारी कर रहे हैं सामान्य आचार संहिता के लिए। वहीं और अनुच्छेद छोड़ो, कम से कम अनुच्छेद 25 तो इसका विरोध करता। एक बच्चे ने कहा कि कैसे विरोध करता, हम बता रहे हैं कैसे विरोध करता है। अनुच्छेद 25 धर्म के हिसाब से व्यवहार के लिए कहता है। हिंदू धर्म का व्यवहार अलग है, क्रिश्चियनिटी का व्यवहार अलग है, और इस्लाम का व्यवहार अलग है। इस्लाम धर्म कहता है कि एक मुस्लिम 4 विवाह कर सकता है। जब हम सामान्य आचार संहिता बनाएंगे तो विवाह पे भी अधिनियम बनाएंगे, या 2 अधिनियम होगा, भाई 2 तो करना ही पड़ेगा। या तो कह दें सब लोग 4 विवाह करें, नहीं बहु विवाह का पक्षधर मैं नहीं हूं, लेकिन भाई जो भी बनाएंगे एक ही बनाएंगे ना, अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग थोड़े नियम होगा। तो सामान्य आचार संहिता कहा गया है ना, सबके लिए एक आचार संहिता होगी। तो अगर वो कह दे कि एक से अधिक विवाह करना अवैध है, तो सबके लिए होगा, और सबके लिए होगा तो 25 बाधित होगा। हाँ या ना? 25 कहता है कि आप अपने धर्म के हिसाब से आचरण करिए, धर्म कह रहा है कि 4 विवाह करिए, तो नहीं करने देंगे। अब समस्या ये कि ये बड़ा कि ये बड़ा, कौन बड़ा? लेकिन इसमें तो न्याय योग्य भी नहीं है। इसमें तो ये भी कहा गया कि न्यायालय में जा ही नहीं सकते। अरे मूल अधिकार में तो पूरा 32 हनक के साथ तैयार है, आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने के लिए रेडी है। यहां तो कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट तो छोड़ दो, किसी न्यायालय में नहीं जा सकते। तो आपको नहीं लगता मामला बड़ा पेचीदा है? ध्यान से सुनना, मूल अधिकारों पे जहां युक्त प्रतिबंध लगाए जाते हैं, युक्त मतलब रीजनेबल, तार्किक, सोच समझ के, मूर्खतापूर्ण ढंग से नहीं, इसी को कहते हैं युक्त बुद्धिमत्तापूर्ण प्रतिबंध लगाए जाते हैं। जब मैंने ये कहा कि एक ग्राउंड में आपको पब्लिक मीटिंग करनी है, आपका फंडामेंटल राइट है, तो आपकी मीटिंग को क्यों रोका गया? क्योंकि लगता है कि आपकी मीटिंग से ढेर सारे लोगों को तकलीफ होगी, समूह को नुकसान होगा। प्राथमिकता किसको मिल गई? समूह को मिल गई। आपके व्यक्तिगत हितों को रोका जाएगा। हाँ या ना? तो ध्यान से सुनना, नीति निदेशक तत्व ही वो आधार स्तंभ हैं, वह मार्ग, ध्यान से सुनना बेटा, मिलेगा नहीं किताब उताब में। नीति निदेशक तत्व ही वह मार्गदर्शक हैं, पथ प्रदर्शक हैं, जिसके आधार पे मूल अधिकारों पर युक्त ढंग से प्रतिबंध लगाए जाते हैं। आखिर मूल अधिकारों पे प्रतिबंध क्यों लगा रहे हैं हमारे यहाँ? सिर्फ इसीलिए लगा रहे हैं ना कि समूह का हित न प्रभावित होने पाए। आपके हित के चक्कर में सबका हित प्रभावित न होने पाए, तो ये ध्यान रखना, हमारे मूल अधिकारों पे जगह जगह प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन प्रतिबंध के लिए जो मार्गदर्शक होता है, वो क्या युक्त होता है? आप मुझे बताइए ना, क्या तार्किक होता है? हो सकता है मेरे लिए तार्किकता अलग हो, आपकी तार्किकता अलग हो, आप अलग ढंग से सोचते हो, मैं अलग ढंग से सोचता हूं, हम भी तार्किक हैं, आप भी तार्किक हैं। तो तार्किकता की वैधानिकता कहां से पैदा होगी? कि तर्क यही होना चाहिए था, गलत तर्क नहीं है। तो इसको आधार देता है कौन बेटा? नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्वों को पढ़ते हैं, फिर लगता है कि हाँ भाई, इस अधिकार पे, मूल अधिकार पे प्रतिबंध लगाने से नीति निदेशक तत्वों का उल्लंघन नहीं हो। मेरी बात समझ पा रहे हैं बेटा? वो भले न्याय योग्य नहीं है, लेकिन वो है बड़ा ताकतवर। लास्ट में अभी हम लिखाएंगे, आप देख रहे हो ना बेटा कि आगे आप देखोगे हमारे हर मूल अधिकारों में प्रतिबंध लगे हुए, आबाद है ही नहीं है बेटा, और भारत में होना भी नहीं चाहिए। क्लियर है? तो थोड़ा उसके प्रकाश में देखिएगा बेटा, उसके प्रकाश में समझने की कोशिश करेगा। लिखाएंगे हम एकदम लास्ट में, नोट बना के इन चीजों को हम क्लियर करेंगे। लेकिन चूंकि बीच बीच में आपको ये प्रकरण दिखेगा, तो आपको तकलीफ होगी कि ये क्या हो रहा है।
तो 15(1) में क्या लिखा है बेटा? 15(1) है सबके लिए, बोले बेटा, जिसमें कहा गया है कि राज्य, और याद रखिएगा कै शब्द हैं, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। मुझे लगता है 5 शब्द होंगे। इन 5 आधारों पे राज्य व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में, जिसमें नागरिक भी शामिल हैं, कोई विभेद नहीं करेगा। सहमत हैं? इसका क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय बड़ा हो सकता है। राज्य कहां कहां करेगा? जो राज्य की प्रॉपर्टी है, जो राज्य के अधीन चीजें आती हैं, वहां वहां डिमार्केट नहीं कर सकते। नहीं करते हैं? करते हैं। हम तो एक तो बस में चढ़े ना, तो उस पर एक जगह लिखा हुआ था केवल महिलाओं के लिए। डिमार्केशन नहीं है। जब आपने ये कहा कि लिंग के आधार पे, बाकी छोड़ो, जेंडर के आधार पे आप विभेद नहीं करेंगे, तो ये तो पहला विभेद दिख गया। लेकिन देखा है कि अक्सर पुरुष वहां बैठे रहते हैं। हाँ, बसों में अब लिखा होता महिलाओं के, कहीं लिखा होता विधायक। अब विधायक कहाँ बस से चलते हैं? विधायक बस से नहीं चलते भैया। पहले हम लोग छोटे थे, देखते थे बस में लिखा होता था विधायक सीट। हाँ, फॉर्मेलिटी चल रही है, लेकिन कौन विधायक बस में चलता है भाई? 25 तो फॉर्चूनर रखा है बस में चलने के लिए। 12। तो आप देख रहे हो, महिला के लिए जब सीट लिखा गया, तो क्या ये डिमार्केशन नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अच्छा है कि बुरा है, अच्छा तो है ही है, लेकिन है ना डिमार्केशन। तो ये क्यों भाई? बस तो राज्य का है, और राज्य से कहा गया है कि जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार विभेद नहीं करेंगे, तो विभेद तो कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? कहीं ना कहीं कुछ न कुछ रास्ता तो होगा ही, है ना बेटा? 15(2) में कहा गया है, ये जो विभेद है, ये राज्य के साथ साथ नागरिकों पर भी लागू होता है। नहीं समझ पा रहे? राज्य के लिए तो ये मैडेंट्री है ही है, ये व्यक्तियों के लिए भी मैडेंट्री है कि वो भी इस आधार पे विभेद नहीं करेंगे। जबकि आपको पता है कि मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध है, मूल अधिकार किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है। हम मूल अधिकार का उल्लंघन अगर करते हैं आपके, तो हम कानून का उल्लंघन करेंगे, हम आईपीसी का उल्लंघन करेंगे, हम मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं करेंगे। लेकिन राज्य अगर वो करेगी, तो राज्य मूल अधिकार का उल्लंघन करेगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इसलिए यहां जस्टिफाई कर दिया गया कि भैया 15 वाला जो प्रावधान है, यह राज्य के साथ साथ व्यक्तियों पर भी लागू होता है। कोई शॉपिंग मॉल हो, मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कोई पार्क है, कोई पब्लिक प्लेस है, वहां आप इन आधारों पे किसी को प्रवेश करने से, आने जाने से नहीं रोक सकते। आप किसी होटल के बाहर ये बोर्ड नहीं लगा सकते कि इसमें महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, फलाने जाति के लोग प्रवेश नहीं करेंगे, ये सब नहीं कर सकते आप। ठीक है? जबकि बवाल मचा रहता है कि एक तो मंदिर है ना साउथ का, महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, और महिलाओं ने क्या ले लिया? कोर्ट में जाके आदेश ले लिया कि जाएंगी महिलाएं। अरे बड़ा बवाल मचा साहब। तो उसमें यह था कि महिलाएं प्रवेश नहीं करेंगी। हाँ, फिर वो महिलाएं कोर्ट में चली गई कि देखिए मंदिर में नहीं जाने दे रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि काहे भाई, जाने दो, फंडामेंटल राइट है। लोगों ने नहीं जाने दिया। राज्य ने कहा जाइए, हम आपको कोई प्रोटेक्शन उपलब्ध नहीं कराएंगे, हमारे बस का नहीं है, क्योंकि आम जनता की जो सोच है वो इसके विरुद्ध। देखो, धार्मिक जो मामले होते हैं ना बेटा, उसमें धार्मिक नियम लगते हैं। जैसे किसी मंदिर में अगर महिलाओं को नहीं जाना है, तो नहीं जाना चाहिए। जैसे मैं अभी पिछले महीने एक जगह है दतिया, मध्य प्रदेश में, तो वहाँ एक मंदिर है देवी का, पीताम्बरा देवी का मंदिर है। तो उसमें एक छोटा सा और है, धूम्रावती एक मंदिर है, महिलाएं नहीं जाती, महिलाएं वहां नहीं जाती।
जानते हो क्यों? क्योंकि महिलाएं वहां चली जाएंगी तो उनको जेल नहीं भेजा जाएगा, रोक थोड़ी लगी है। लेकिन महिलाएं वहां गई, और स्पेशली वो जिनकी शादी हो गई है, तो उनके पति नहीं रहेंगे, तय जाना। और महिला जाएगी भाई, मैंने ऐसा थोड़ी है कि अब ये मान्यता है कि अगर महिला ने जाके दर्शन किया शादीशुदा, तो जो अभी महिलाएं हैं जिनकी बच्चियां हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ, वो तो जा सकती हैं। लेकिन जिनका विवाह हो गया, वो अगर गए कुछ मन्नत वन्नत मानने, उनकी मन्नत तो बाद में पूरी होगी, पहले उनके हस्बैंड साफ होंगे। कौन महिला रिस्क लेगी भाई? कोई महिला रिस्क नहीं लेगी। अब वो कोर्ट में जाएगी, कोर्ट में जाके पिटीशन कराएगी कि भाई हमको भी जाने दीजिए, जाइए, फिर समझ लीजिएगा। तो कहने का मतलब है कि जहां धार्मिक मान्यताएं होती हैं बेटा, वहां कानून बहुत कुछ कर नहीं पाता ना। अभी तक महिलाएं नहीं जा पाई वहां, जाने नहीं पाई। तो कहने का मतलब यह है कि 15(2) ये कहता है, ये राज्य के साथ साथ व्यक्तियों को, तो लिख लो आप भी 15(2). हाँ, लिखें, यह विभेद व्यक्तियों के साथ साथ यह विभेद इसके बेटा व्यक्तियों के साथ साथ, सॉरी सॉरी, देखो गलत हो रहा है, यह विभेद राज्य के साथ साथ, यह विभेद राज्य के साथ साथ व्यक्तियों पर भी लागू होता है। यह विभेद राज्य के साथ साथ किस पर बेटा? व्यक्तियों पर भी लागू होता है। यानी व्यक्ति पे लागू हुआ तो उनके व्यक्तिगत प्रॉपर्टी, व्यक्तिगत प्लेस। इससे अक्सर आप देखते हैं दक्षिण में ज्यादा बवाल होता था, किसी मंदिर में किसी जाति विशेष को नहीं जाने देना। वहां चूंकि सब चीजें और भी उग्र है, हमारे यहाँ तो नहीं है। पहले आप देखते थे पानी वानी पीने के लिए कुआं वुआं साधन होता, तो ये तो जाति विशेष के लोगों को उस कुएं से पानी नहीं लेने देते थे। ये सब था, सिस्टम था। वो तो छुआछूत वगैरह थी जिसकी वजह से था। तो ये सब नहीं कर सकते बेटा, व्यक्ति भी नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो उसके खिलाफ फिर दंड का प्रावधान बनाया गया है। अगर ऐसा करेंगे तो आप दंडित किए जाएंगे। क्लियर है? 15(3) ये कहता है, 15(3) में स्पष्ट उल्लेख है कि बच्चों और महिलाओं के साथ या बच्चों और महिलाओं के लिए इन नियमों में छूट देते हुए विशेष प्रावधान बनाए जा सकते हैं। क्लियर है? तो जब बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान बनाओगे तो डेफिनेटली आप डिमार्केशन कर रहे हो ना। तो उन्होंने लिख दिया, इसीलिए क्लियर कर दिया 15(3) में कि ऐसा हम करेंगे और ये विभेद की श्रेणी में नहीं आएगा। तो लिख लें 15(3). हाँ, बच्चों तथा महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान बनाए जा सकते हैं। बच्चों तथा महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान बनाए जा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो थोड़ा सा हर चीज को समझिए बेटा, क्योंकि आजकल क्वेश्चन वो सिर्फ धोखेबाजी हो रही है कि आपकी नजर कहीं और खींच रहे हैं, हमला कहीं और से कर दे रहे हैं। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। जो मूल संविधान था, यानी 26 नवंबर 1949 वाला संविधान था, उसमें 15(1), 15(2), 15(3) ही था, है ना बेटा? माने जितनी बातें अभी मैंने बताई इतना ही था, लेकिन आज की डेट में इतना नहीं है। बोल नहीं रहे। आर्टिकल 15(1) था मूल संविधान में, जो अभी आपने लिखा। आर्टिकल 15(2) मूल संविधान में था।
आर्टिकल 15(3) मूल संविधान में था। जाहिर सी बात है कि अभी 15(4), 15(5), 15(6) हो गया, तो वो जाहिर सी बात है बाद में ही बड़े होंगे, क्योंकि मूल संविधान में सिर्फ और सिर्फ इतने ही थे। अभी आप देखोगे तो 15(4) भी है, अभी आप देखोगे आर्टिकल 15(5) भी है, और अभी आप देखोगे आर्टिकल 15(6) भी है। तो ये तीन बाद में बढ़ाए गए। हाँ, अभी भी स्कोप है। तो ये बढ़ाना संविधान संशोधन नहीं है। अरे, संविधान संशोधन खाली घटाना ही थोड़ा ही होता है, बढ़ाना भी होता है। बढ़ाना तो खाली आप पीछे पड़े हो, 31 हटाया, 31 हटाया। अरे बहुत बार संविधान में संशोधन किया मूल अधिकारों में, नहीं किया। और 368 को अगर आप रोक लेते तो कुछ ना कर पाता। और जरा सुनो, एक बहुचर्चित मुकदमा है बेटा, इस ऐसे मुकदमे आपकी निगाह में होने चाहिए। चंपकम दोरई राजन बनाम मद्रास राज्य, सुना है नाम? कभी नजर से गुजरा है? हाँ ना बोला करो ना, कोई घबरा तो गुजर जाए तो बढ़िया है, बहुत जरूरी है बेटा। एक्चुअल में ब्राह्मण महिला थी मद्रास राज्य की, तो उसमें मद्रास था भाई। नया श्रेणी राज्यों की तो इधर ना आके बने बेटा। ये मामला था 51 का। तो वो चंपकम दोरई राजन, वो महिला थी, तो उनको एक मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेना था डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए। वहां जाति के आधार पर एक जियो जारी हुआ था, जिसमें एक जाति के आधार पर आरक्षण था। तो उन्होंने बताया कि 15(2) का उल्लंघन है। अरे अभी देखा आपने कि भाई अगर वो सरकारी संस्थान है तो भी, और निजी संस्थान है तो भी, आप किसी के लिए विशेष प्रावधान कैसे बना सकते हैं? और बना सकते हैं तो महिलाओं और बच्चों के लिए तो बना सकते हैं, क्योंकि 15(3) तक तो यही मामला था। जाति के आधार पर आप कैसे कर सकते हैं? मेरी बात समझ पा रहे हो? तो उनका प्रवेश इसी वजह से बाधित हो रहा था। तो उन्होंने 1951 में कोर्ट में चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट में, कि मेरे 51 में, 51 में ही कोर्ट में चैलेंज किया कि मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है और हमें प्रवेश दिलाया जाए। उनको प्रवेश दिलाया गया। अब सरकार ने जब ये तमाशा देखा तो सरकार को लग गया कि यार तो खेल बिगड़ जाएगा, और सरकार ने फट से 1951 में ही 15 में एक संशोधन कर दिया, जोड़ दिया 15(4). क्लियर है बेटा? तो ये कब जोड़ा गया बेटा? 1951 जोड़ दिया। और कहा कि शैक्षणिक संस्थाओं में जाति के आधार पे आरक्षण दिया जाएगा। अरे चंपकम दोरई राजन ने तो खत्म करा दिया था ना बेटा, अब उसको एग्जीक्यूट करना था, क्योंकि आरक्षण अगर नहीं होगा तो फिर उनका प्रवेश मुश्किल हो जाएगा। तो पहला संविधान संशोधन उन्हीं महान भाव लोगों ने किया। हाँ, जिन्होंने संविधान बनाया, तो लिख लो बेटा 15(4). हाँ लिखें, मद्रास लिखो बेटा, केस लिखना बहुत जरूरी है। मद्रास का एक बहुचर्चित वाद है, वाद माने मुकदमा, जिसका क्या नाम है बेटा? चंपकम दोरई राजन बनाम मद्रास राज्य। उसमें वो राज्य का नाम ही मद्रास था। वर्ष 1951, 1951। के निर्णय के उपरांत प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से
प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया। तथा सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में जाति के आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो अपवाद ही तो है ना बेटा, विभेद नहीं किया जाएगा बोले। और आप आरक्षण का प्रावधान अगर बनाते हो तो क्या कर रहे हो आप, विभेद कर रहे हो बोले। तो हमने कहा था युक्त युक्त आधारों पे प्रतिबंध लगाएंगे, तो युक्त युक्त आधार है, हाँ या ना। कुछ डाउट हो बेटा तो बात कर लिया करो। आरक्षण उपलब्ध कराया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा। क्लियर है बेटा? तो ये तो पहला संशोधन था ना बेटा। अब वो सभी लिखते चलो, बहुत जरूरी है। अब देखो कंपटीशन अब इधर ही जाएगा, अभी नहीं जा रहा, अभी तो उनकी औकात ही नहीं है जाने की। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अब कंपटीशन इधर जाएगा, क्योंकि अब यहां जटिल होगा धीरे धीरे और सबके बस का है नहीं इसको संभाल पाना। तो मैं इसीलिए थोड़ा एडवांस में काम कर रहा हूं बेटा कि आने वाली परीक्षाओं में आप तकलीफ में ना पड़े, बाकी जो पढ़ना है पढ़े। तो ये था बेटा हमारा कौन सा प्रथम बोले पहला संविधान संशोधन हुआ, और ये 93वां संविधान संशोधन हुआ वर्ष 2005 में। कब हुआ बेटा? 2005 में, जिसमें कहा गया कि निजी शैक्षिक संस्थानों में भी जाति के आधार पर आरक्षण होगा। निजी शैक्षिक संस्थानों में भी, हाँ 15(5), निजी शैक्षिक संस्थानों में भी जाति के आधार पे आरक्षण दिया जाएगा। आज तो कोई है ही नहीं है लाइफ में भाई, और जब तक वो आएंगे तब तक हम लोग शायद खत्म कर रहे होंगे, है ना। 9:30 बजे आएंगे और 9:30 बजे हम लोग फिनिश कर रहे होंगे, जबकि मैसेज दिया गया था, बच्चे भूल जाते हैं। 1-2 दिन गड़बड़ी करेंगे फिर आ जाएंगे लाइन पे। ये हो गया बेटा। और 15(6) जो है ना बेटा, यानी 15(6) ये 103वां संविधान संशोधन हुआ। यानी 103वें संविधान संशोधन वर्ष 2019, अब ये लेटेस्ट है एकदम, ठीक है बेटा। अभी तक हमने कुछ छोड़ा नहीं है बेटा, अपडेट अभी करना नहीं, मैं अपडेट हूं, लेकिन मैं अंत नहीं हूं। मैं कह तो रहा हूं कि अभी मैं पढ़ा के खत्म करूं, एक आध और जुड़ जाए तो आपको अपडेट करना पड़ेगा, लेकिन अब तक ये अपडेट है। यानी 15(6) जो है या 15(6) तक है। कल को यही पूछेगा कि 15 कुल कितने सब क्लासेस में विभाजित है। आसान प्रश्न है, बहुत आसान है, बहुत मुश्किल है। नजर पड़ी है तो इससे आसान कोई प्रश्न धरती पे नहीं हो सकता, और नजर नहीं पड़ी है तो मुसीबत हो जाएगी। कल को पूछेगा कि अनुच्छेद 15 के मूल संविधान में कुल कितने क्लास थे, पूछेगा कि अनुच्छेद 15 में कितने नए क्लास बढ़ाए गए, कौन कौन बढ़ाए गए, कब कब बढ़ाए गए। अरे नाक में दम करने के लिए पर्याप्त तो सामग्री है, अकेले यही अनुच्छेद, इसको बढ़ाया गया बेटा। अब ये क्या बढ़ाया गया? कहा गया कि जो शैक्षणिक संस्थान है इसमें EWS को आरक्षण दिया जाएगा, है ना। यानी EWS का जो प्रावधान बनाया गया, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, यानी आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं, अब देख रहे हो उनको तो शैक्षिक संस्थानों में भी आरक्षण मिल रहा है। अरे बेटा प्रवेश वगैरह में इनको आरक्षण मिल रहा है, एडमिशन में, नौकरी में भी मिल रहा है। नौकरी में दिलाएंगे 16 में चल के, अनुच्छेद 16 में।
अभी तो विद्यालय में प्रवेश पहले दिला दिया जाए, है ना। तुमको नौकरियों में भी आरक्षण दिया गया, डेफिनेटली दिया गया, लेकिन नौकरी के आरक्षण की बातें वो आर्टिकल 16 में है बेटा। यह तो सामाजिक समानता की बात हो रही है ना बेटा, तो ध्यान रखना। लिखे 103वां संविधान संशोधन वर्ष 2000 क्या बेटा 19 में शैक्षणिक संस्थाओं में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। है आर्थिक रूप, EWS ब्रैकेट में जरूर लिख लेना, कोई कंफ्यूजन ना हो। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण का प्रावधान किया जाए। आर्थिक कहें, वित्तीय कहें, क्लियर है बेटा। एक बात अब बताइए, बहुत अनुच्छेद पढ़ने के फिराक में मत पड़िए, जरा सा समझने की कोशिश करिए। 15(1) की जो बातें कही गई थी या 15(2) में जो बातें कही गई थी, 15(1) में दोनों बातें जो कही गई थी, आगे की सारी लाइनें उसका खंडन करती हैं, इसका विरोध करती है। तो कोई तो पढ़ के पागल ही हो जाएगा कि वह क्या जरूरत थी लिखने की, जबकि 15 का जो मूल भावना थी उस मूल भावना का बार बार खंडन किया गया। ये खंडन क्यों किया गया? ये नीति निर्देशक तत्वों की भावनाओं को पूरा करने के लिए लिखा है नीति निर्देशक तत्वों में कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए विशेष प्रावधान करेगा। अब न्यायालय से तो लागू नहीं कराया जा सकता, लेकिन जब भी हम मूल अधिकारों पे कोई प्रतिबंध लगाएंगे कि भाई ये प्रतिबंध हमें लगाना जरूरी है, तो दर्पण होगा DPS पे, आईना होगा, उसी में देखना पड़ेगा कि क्या जो नीति निदेशक तत्वों की भावनाओं को हम इसके माध्यम से लागू कर पा रहे हैं। अगर लागू कर पाएंगे तब तो ठीक है। तो मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या? ये नोट बना के लिखो, नहीं गड़बड़ा जाएगा मामला। यही लिखो, खत्म हो गया, मैंने 16 खत्म हो गया। लेकिन ध्यान रखना, ये जो आप लिखने जा रहे हो, है ना बेटा, ये सिर्फ अनुच्छेद 15 के लिए नहीं है, ये पूरे मूल अधिकारों के लिए है। लेकिन चूंकि अभी यहीं से बवाल शुरू हो गया है तो जस्टिफाई करो। यहीं लिखे मूल अधिकारों पे युक्त आधारों पर, युक्ति बड़ा सुंदर शब्द है बेटा, यही प्रयोग किया जाता है बार बार। युक्त आधारों पे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। क्लियर है बेटा? लगाए जा सकते हैं। इन प्रतिबंधों के लिए नीति निदेशक तत्व मार्गदर्शक के रूप में होते हैं। नीति निदेशक तत्व क्या होते हैं बेटा? मार्गदर्शक के रूप में होते हैं, पथ प्रदर्शक के रूप में होते हैं। क्लियर हुआ बेटा? तो आज यही समाप्त कर रहे बेटा, थोड़ी देर में आते हैं थोड़ा